नमस्कार, योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी है। आज है मंथली एक्सपायरी। आज जनवरी सीरीज की एक्सपायरी है और कल हमने भारी वॉलेटाइल सेशन देखा है। आज हम देख रहे हैं कि जो शुरुआती उथल पुथल थी उसके बाद गिरावट बढ़ रही है और अब करीब 125 अंक नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट जो है करीब 400 अंकों की है। एक झटके में 100 अंकों के आसपास का सुधार आया है। लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो वहां पर थोड़ा सा तेजी के पक्ष में आपको स्थितियां दिखेंगी, क्योंकि एनएसई पर 1275 शेयर हैं इस वक्त हरे निशान में और उसके मुकाबले करीब 925 शेयर इस वक्त लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो नतीजों का असर हमें दिख रहा है। टेक महिंद्रा पर करीब 5% शेयर ये नीचे है। एक्सिस बैंक 2% नीचे कारोबार कर रहा है। इसके अलावा सन फार्मा हमने पिछले दिनों ठीक ठाक तेजी देखी है, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। सन फार्मा दबाव में है। आईटी स्टॉक्स में एचसीएल टेक भी आज हमें प्रेशर में दिख रहा है। आईटीसी जो कि एक और दिग्गज है, वेटेज के लिहाज से भी ये ठीक ठाक है, वहां पर भी प्रेशर है। लेकिन कंजम्पशन में थोड़ा मामला बटा हुआ है। आईटीसी प्रेशर में जरूर है, लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो एचयूएल से सपोर्ट है। ब्रिटानिया में आज हम तेजी देख रहे हैं और इसके अलावा बजाज ऑटो नंबर्स इसके ठीक ठाक आए थे, आंकड़े अच्छे आए थे तीसरी तिमाही की। यह है निफ्टी का टॉप गेनर का 2.5% के आसपास की मजबूती है। और एनर्जी पैक में एनटीपीसी, कोल इंडिया, बीपीसीएल 1 से 2% के आसपास की बढ़त पर ये शेयर कारोबार कर रहे हैं। अगर हम ज्यादा एक्शन वाले शेयरों की बात करें कि ज्यादा आज तेजी या फिर मंदी कहां पर है, तो लॉरस लैब्स इसके नतीजे कमजोर आए। हमने मार्जिन पर भी इसके प्रेशर देखा है। तो लॉरस लैब में देखने की 7% के आसपास की भारी भरकम गिरावट है। मुनाफे पे 90% का हिट आया है लॉरस लैब्स के और ये शेयर को देखकर साफ हमें दिख रहा है। जी एंटरटेनमेंट कल रिकवरी आई थी, लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। एक तो एसएल ग्रुप के ठिकानों पर ईडी के तलाशी की खबर है। बहुत कुछ हो रहा है। एनसीएलटी के हैं सोनी खिलाफ और उसके बाद हम देख रहे हैं कि शेयर आज फिर से दबाव में है। 3% के आसपास से गिरावट हम जी के शेयर में देख रहे हैं। लेकिन मेटल स्टॉक्स की चमक आज भी बरकरार है। चुनिंदा स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो नाल्को करीब 4% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। सीमेंट स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ मूव्स हैं। एसीसी में 3% के आसपास की तेजी आपको दिखेगी। इसके अलावा इंडिया सीमेंट, जेके सीमेंट, इन शेयरों में तेजी है। बीएचईएल आज फिर से हम देख रहे हैं कि रिकवरी वाला फेज है, 3% के आसपास ऊपर है। और मेटल में सेल में भी आज हम ठीक ठाक तेजी देख रहे हैं। तो मेटल में कल भी चमक अच्छी थी। नाल्को, सेल, हिंद कॉपर ये शेयर आज भी चल रहे हैं। तो मूड चेक भी करेंगे। और बजट से पहले का ये हफ्ता है, आज आखिरी कारोबारी सत्र है। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार में, कौन से शेयरों पर नजर होनी चाहिए, ये सब कुछ आपको गाइड करेंगे। और लगातार हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9167329108, ये हमारा नंबर है। और इस पर आप फोन करके हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। और सोशल मीडिया का पता भी आपकी स्क्रीन पर है, @ET9स्वदेश, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, हमारे तीनों ही प्लेटफॉर्म पर आप जाकर लाइव देख सकते हो और अपने सवाल हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। 2 मेहमान आज हमारे साथ हैं जो आपको गाइड करेंगे। अविनाश गोरक्षकर हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं। और इसके अलावा स्नेहा सेठ जो कि टेक्निकल डेरिवेटिव नजरिए से आपको शेयरों के बारे में राय देंगी। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ET9 स्वदेश पर। अविनाश जी, आप बाजार को आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर हम इसमें देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक को लेकर कुछ कुछ कंसर्न्स हैं। हालांकि ऐसे हमें सोर्सेज के हवाले से खबर मिली है कि मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि आखिर नतीजों को लेकर प्रेशर क्यों आया। 21,308 के आसपास निफ्टी आ गया। आप ये बताइए कि बजट तक के बाजार में किस अप्रोच के साथ चलना चाहिए और अगर सेक्टर्स या शेयर चुनने हैं तो फोकस अभी कहां होना चाहिए? अभिषेक, देखिए, पहली बात तो बाजार वोलेटाइल रहने वाला है। अभी हमने देखा था कि सुबह के सत्र में मार्केट्स माइल्डली नेगेटिव था, बाद में बिकवाली का प्रेशर काफी बढ़ गया। मेरे ख्याल से देखिए, आज तो एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, बट आई थिंक क्लियरली जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है, जैसे कि ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट है, सीमेंट है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको मौके देखने चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो नतीजे अभी आ रहे हैं
मेरे ख्याल से मार्केट्स उन नतीजों को ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। आई थिंक हमने देखा है कि बैंकिंग में भी जो बैंक्स ने अच्छा नंबर दिखाया है, वहाँ पे शेयर्स थोड़े से अपटिक में चल रहे हैं, जहाँ पे नेगेटिव सरप्राइज़ आए, जैसे कि कर्नाटका बैंक में कल भारी बिकवाली आपको देखने को मिली। मुझे लग रहा है कि देखिए अभी तो नतीजों का सीज़न है, तो स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना ठीक रहेगा, क्योंकि ऊपरी लेवल पे देखिए 22,000 का जो लेवल है वो मार्केट्स ने एक बार छू के वहाँ से करेक्शन आया है। एटलीस्ट बजट में हो सकता है कि गिने-चुने जो सेक्टर्स हैं, जैसे रेलवे, डिफेंस, हाउसिंग, यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कोई लंबी तेज़ी इमीडिएटली ना करे, थोड़ा-सा मार्केट को कूल ऑफ होने दीजिए और मौके ज़रूर मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी नेगेटिव बात है कि मार्केट्स गिर रहे हैं, अगर थोड़ा-सा करेक्शन आता है, तो ये मार्केट्स बेसिकली दूसरे नए मूव के लिए तैयार हो रहे हैं और एक हेल्दी करेक्शन है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाइए और डेफिनिटली मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपका नज़रिया कम से कम 6-12 महीना है। तो मुझे नहीं लगता है कोई डरने की बात है, बट हाँ, थोड़ा-सा टाइम मार्केट अंडर परफ़ॉर्म कर सकता है और इन्वेस्टर्स को थोड़ा-सा ये वोलेटिलिटी का साथ में जो चेंज आया है, एफआई की बिकवाली है, ऊपर से ग्लोबल मार्केट्स का उथल-पुथल है, तो ये सब मेरे ख्याल से अपने रही इंडेक्सेस में देखने को मिलेगा। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए अच्छी बात है कि क्वालिटी स्टॉक्स उनको लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट करके थोड़ा-सा टाइम फ्रेम लंबा रखना चाहिए। टाइम फ्रेम लंबा और स्टॉक्स की क्वालिटी पर आप विशेष ध्यान दीजिए। ये नसीहत है आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। थोड़ी देर में आपके हम सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे, लेकिन चूंकि नतीजों का सीजन चल रहा है तो कई सारी ऐसी कंपनीज भी जुड़ रही हैं और मैनेजमेंट भी जुड़ रहे हैं जिनसे बात करना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके पास भी वो शेयर हों, और ख़ासतौर से हम उन कंपनीज को चुनते हैं जिनके शेयरों में बड़ा उछाल आ चुका होता है, या फिर जिनके बिजनेस के कमिटमेंट्स को लेकर कुछ अच्छे सॉलिड स्टेटमेंट आए होते हैं। इसी कड़ी में आज हम जोड़ेंगे बिरला सॉफ्ट के मैनेजमेंट को। शेयर की चाल अद्भुत रही है। कल ये रिकॉर्ड हाइज पर पहुंच गया, नए रिकॉर्ड हाइज पर इनफैक्ट ये ट्रेड कर रहा है, और साल भर में 178% का रिटर्न हमने देखा है बिरला सॉफ्ट के शेयर में। नतीजों की बात करें तो नतीजे ठीक ठाक रहे, अच्छे रहे। आय में 2.5% की बढ़ोतरी हुई है, और मुनाफे की बात करें तो 11% की बढ़त रही है। मार्जिन भी कंपनी ने इंप्रूव किया है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी की ग्रुप सीएफओ कामिनी शाह। कामिनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। कामिनी जी, आप ये बताइए मैम कि किस तरह का मोमेंटम आपको लग रहा है बिजनेस को लेकर? आपको लगता है कि जिस तरह से एक्टिविटीज चल रही हैं, ये जो सुधार है आने वाली तिमाहियों में भी ये जारी रहेगा यहाँ से? Okay, so thank you, Abhishek, for having me on the channel. See, हमारा performance अच्छा रहा, as you had called it out, right? कि we had a growth of 2.5%, and year on year we have grown almost 10%. But देखो, ये macroeconomic situation is still very uncertain at this point of time. हमने जो कहा था, हमारे CEO ने कहा था that we are very focused on delivering results quarter on quarter, और इसी पे ही हम लोग focus रहे हैं. अभी macroeconomic is very uncertain, पता नहीं कि कैसे रहेगा, but I think given we are a small company, I think we are just focused on execution. We are hoping that it will continue from here. As far as margins are concerned, देखिए ये traditionally it's always been a very soft quarter as far as Q3 is concerned. But we have done a lot of operational improvements, जैसे utilization pyramid वगैरह करके, that is how we have retained our margins, and we intend to continue in that direction. जी जी, कामिनी, जैसा कि आपने कहा था, आपका स्टेटमेंट हमने पढ़ा भी सुना भी कि अगले 2 से 3 साल में $1 बिलियन कंपनी बनाने का इरादा है बिरला सॉफ्ट को। तो इसके लिए मैम आप क्या इनिशिएटिव्स ले रही हैं, क्या कुछ अनोखा कर रही हैं, और किस तरह से इनोवेशन पर कंपनी फोकस कर रही है? couple of things कर रहे हैं. एक तो पहले we are focused on making sure कि हम farming करते हैं. Farming इन मतलब कि हमारे जो top accounts है, our top 20 accounts have grown at about 3.2% quarter on quarter. इसपे हमारा very specific focus है कि हमारा relationship expand करे, new capabilities लेकर आए. We create a lot more नई technologies है जो Gen AI है, वो सब टेक्नोलॉजीज के साथ हम अपने क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं. तो ये एक एरिया का फोकस है डेफिनेटली. सेकेंडली हम डील्स पे फोकस करते हैं. वी वर्क with multiple clients across the board and we shape deals with them. That's a second area of focus. The third thing is आपने अगर हमारा announcement देखा होगा कि that we have got a new
CEO for rest of the world. Rest of the world का मतलब कि outside of Americas हमारा business अगर आप देखें तो 85% of it is Americas and 15% हमारा outside Americas है. We have a leader for that और इस geography पे हम focus करने वाले हैं. So these are, I think, the three broad areas that we are looking at in terms of driving growth in the further. And last but not the least, हमने कल हमारे एनालिस्ट कॉल में भी कम्युनिकेट किया था कि हमने इंटरनल एक प्रोग्राम डाला हुआ है which is called Optimus. This is basically to drive a lot of efficiencies and use new age technologies so that we can simplify our processes, drive a lot of analysis and for our sales leaders and delivery leaders so that they are able to spend more time in the marketplace and drive a lot of automation using new age technologies. So these are some of the initiatives, Abhishek, जो हम लोग कर रहे हैं to ensure that we are able to continue on this path. जी कामिनी जी, एक और चीज़ आप बताइए, जो अगर हम क्लाइंट एडिशंस की अगर बात करें, डील विंस की बात करें, तो वो किस तरह की रही है इस क्वार्टर में और आगे क्या कुछ पाइपलाइन में है? So हमारी pipeline has been very healthy. Actually, we have seen our pipeline growing quarter on quarter. अगर आप इस quarter की deal wins की बात करें, तो we have had about 218 million TCV. आपको अगर last quarter में तो हमने एक 100 million deal we had won in Q2. So Q3 is what we are seeing. See, client के decisions थोड़े time ले रहे हैं अभी because अभी anyway January से lot of new budgets have opened in the US market. थोड़ी uncertainty है, but I think we are positive and hopeful that the momentum will continue going forward. जी ठीक है कामिनी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत ही आपने सफाई के साथ, बारीकी के साथ अपने आंकड़ों को भी समझाया और आगे का आउटलुक भी हमारे साथ शेयर किया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बिरला सॉफ्ट के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे और हमारी आज की एक्सपर्ट स्नेहा सेठ भी जुड़ गई हैं। स्नेहा, बिरला सॉफ्ट आज भले ही लाल निशान में थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन अद्भुत इसकी चाल रही है। चार्ट्स अगर देखेंगे साल भर में तो कभी थकान के संकेत शेयर में दिए नहीं हैं। यहाँ से आप किस तरह के रिटर्न्स देख रही है बिरला सॉफ्ट में, अगर कोई होल्ड करता है तो? स्नेहा जी, स्नेहा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, आपको आवाज आ रही है स्नेहा जी? कुछ तो दिक्कत है, कुछ दिक्कत है। अविनाश जी के पास चलेंगे। अविनाश जी, बिरला सॉफ्ट एक समय था कि सबसे कमजोर प्रदर्शन वाली ये कंपनी थी और अब पिछला साल भर जो रहा है वो एक तरह से ड्रीम रन की तरह रहा है बिरला सॉफ्ट के निवेशकों के लिए। आपकी सलाह क्या होगी शेयर को लेकर? जिनके पास है, क्या वो मुनाफा वसूली के बारे में सोचे या फिर अभी निवेशित रहें तो और अच्छे रिटर्न मिलेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि अभिषेक, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पॉजिटिव है, नंबर्स भी मेरे ख्याल से उम्मीद से बेहतर आ गए हैं और प्लस जिस प्रकार की इनकी स्ट्रेटेजी अभी ROW कंट्रीज में है, प्लस US में आई थिंक इनकी ऑर्डर ट्रैक्शन काफी अच्छी है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आई थिंक एक आध दो क्वार्टर के बाद जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की ग्रोथ और थोड़ा बड़ी मात्रा में आएगा, तो डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए। मिड कैप आईटी में काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है और मुझे लग रहा है कि मिड कैप आईटी एक ऐसा स्पेस है जहां पे एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकती है। तो जिनके पास 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है, मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से भी अच्छा हो सकता है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू बुक आउट। जिन्होंने पहले खरीदा है थोड़ा सा और टाइम यहाँ पे स्पेंड करे और जहाँ पे ट्रैक्शन की बात है, मुझे लग रहा है कि मार्च के क्वार्टर के बाद होपफुली अगर थोड़े से और ऑर्डर विंस आते हैं तो मार्केट को और कॉन्फिडेंस होगा और यहाँ से और रीरेटिंग होने की पॉसिबिलिटी है। 300 के आसपास है निफ्टी, 150 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 466 अंक की गिरावट है। तो वोलेटिलिटी वाला जो आज एक एंगल होता है एक्सपायरी के दिन, आज हम साफ तौर पर दिख रहे हैं। लेकिन बजाज ऑटो थोड़ा सा और मजबूत हो गया, टेक महिंद्रा थोड़ा सा और कमज़ोर हो गया। ये दोनों शेयर निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूज़र हैं। एडवांसेड डिक्लाइंस का जो रेशियो है वो अभी भी तेज़ी वाले खिलाड़ियों के पक्ष में ज़्यादा हमें दिख रहा है। ब्रेक से पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे मैनेजमेंट से बिरला सॉफ्ट के, लेकिन अब हम बात करेंगे केनरा बैंक के मैनेजमेंट से। Q3 में अच्छे नतीजे पेश किए हैं। NII यानी कि ब्याज से होने वाली आय की बात करें तो 9% की बढ़ोतरी हुई है। मुनाफे की बात करें 30% का बढ़िया उछाल
और उसमें हाईलाइट ये है कि एनपीए में अच्छा सुधार है, करीब करीब 1.5% के आसपास का सुधार एनपीए में है अगर हम पिछले साल के सीएम तिमाही से तुलना करें तो। नतीजों और आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बैंक के ईडी भवेंद्र कुमार। भवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपका टी9 स्वदेश पर। सर, ये बताइए कि इतने अच्छे रिजल्ट्स के पीछे की वजह क्या रही, और ख़ास तौर पर ज़रा एनपीए को लेकर आप गाइड कीजिए कि जो इम्प्रूवमेंट हमने देखी है आपके नंबर्स में, आपको लगता है कि ये आगे और सस्टेन करेगी और ये इम्प्रूवमेंट का दौर जो है जारी रहेगा? भवेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है सर? नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि नंबर्स तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हम एनआई की बात कर लें या फिर मुनाफे की बात कर लें, बहुत बढ़िया नंबर्स हैं। एनपीए वाले आंकड़े पर खास तौर से आपसे व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने 1.5% के आसपास की इंप्रूवमेंट देखी है। आपको लगता है, आपको भरोसा है कि ये इंप्रूवमेंट आगे भी जारी रहेगी? कुछ तो तकनीकी दिक्कत है। भवेंद्र जी को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे समझेंगे कि इतने अच्छे नतीजे दिए कैसे और आगे के परफॉर्मेंस को लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि आंकड़े जो हमारे पास हैं वो तो मतलब बहुत अच्छे में दिख रहे हैं। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो 2% नीचे है, अदरवाइज़ मुनाफे में करीब 27% के आसपास का उछाल है। एनआई बढ़ी है, मार्जिन स्टेबल रखा है, 3% के आसपास स्टेबल है, लेकिन ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बढ़िया इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं। डिपॉजिट्स बढ़े हैं, एडवांसेस यानी कि जो नए लोगों से उसमें अच्छी हमने ग्रोथ देखी है। स्लिपेजेस यानी कि जो नए एनपीए होते हैं उसमें थोड़ी सी हमने कमी देखी है, 0.33% के मुकाबले 0.31% का आंकड़ा निकल के आया है। भवेंद्र जी जुड़ जाएंगे तो उनसे बातचीत हो जाएगी, तो थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इन आंकड़ों को अविनाश जी ने भी बहुत अच्छे से एनालिसिस किया होगा केनरा बैंक के। अविनाश जी, आपको कैसे लगे नंबर्स केनरा बैंक के, और इन नंबर्स के बाद अब शेयर को लेकर आपका व्यू क्या है? नहीं, बिल्कुल। देखिए अभिषेक, मैं देख रहा था कि एसेट क्वालिटी बहुत ही कंट्रोल्ड है। प्रॉफिट ग्रोथ, दैट इज नेट प्रॉफिट, करीबन 27% बढ़ा है। मेरे ख्याल से हर पैमाने पे कैनरा बैंक ने नंबर्स बहुत अच्छे दिखाए, और मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में जो डर था कि डिपॉजिट ग्रोथ स्लो डाउन होगा, प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में आएगी, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि डेफिनिटली मैनेजमेंट जो मार्च का क्वार्टर है वहां पे और भी अच्छा ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल रखता है, और आने वाला साल भी इनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है, प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ रहा है, और जिस प्रकार से एसेट क्वालिटी का मेजर हम देखेंगे तो कैनरा बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है। इनकी जो सब्सिडरी है कैनफिन होम्स, इन्होंने भी हाउसिंग स्पेस में अपने क्षेत्र में अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाया। तो मेरे ख्याल से ऑल सेड एंड डन ये बैंक खरीदने लायक है। करीबन 450 460 का रेट चल रहा है। मेरे ख्याल से कम अगर साल भर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ये 525 550 का भी टारगेट प्राइस अचीव कर सकता है। तो अच्छी क्वालिटी बैंक है, पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने जैसी बैंक है, तो इसमें जरूर निवेशित रहिए। और कोई इस बाजार में भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक ऊपर है, तो ये लेवल पे भी डेफिनेटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है अगर 6 से 12 मंथ्स का नजरिया है। ठीक है, 12 महीने यानी साल भर आप रखिए, आपको यहाँ से भी और अच्छे स्तर केनरा बैंक में आएंगी। अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और बैंक के ऑपरेशंस भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। माही नतीजों का मौसम है और ऐसे में कैनरा बैंक के नतीजों पर हम अब बात करेंगे। तीसरी तिमाही में कैनरा बैंक के एनआई में 9.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। मुनाफे की बात करें 30% का उछाल आया है। एनपीए के फ्रंट में भी सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। तो चलिए नतीजों पर और बैंक के आने वाले तिमाहियों के आउटलुक पर बात करते हैं। हमारे साथ बैंक के ईडी भवेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। भवेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, नमस्कार।
स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और तमाम फ्रंट्स पे Thank सर you. नतीजे तो बहुत अच्छे हैं, मुबारकबाद इसके लिए। Thank you, एनपीए thank को you. लेकर एक पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 4.39% यहाँ पर हमें आता हुआ दिखाई दिया है, जो कि अगर हम पिछले साल की इसी तिमाही के लिहाज से कंपेयर करना चाहें तो वो लगभग 5.89% था। लेकिन नेट एनपीए जो है आपका 1.32% आता हुआ दिखाई दिया है। 1.96% से हम देख रहे हैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट पिछले साल के मुकाबले इसी तिमाही में। तो ओवरऑल अब इसको और बेहतर करने के लिए, या अब तक भी जो हमें आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं, इसको अरेस्ट करने के लिए आपने क्या कुछ यहाँ पर योजनाएं बनाई हैं आने वाली तिमाहियों को लेकर, और इन आंकड़ों पर स्पेसिफिकली आपकी प्रतिक्रिया? जी, जैसा कि आपने देखा है, हमारा ग्रॉस एनपीए वो करीब 150 बेसिस पॉइंट कम हुआ है YOY, और सिमिलरली जो नेट एनपीए है वो भी 64 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। और हमारे जो मेजर्स जो हमने लिए हैं पिछले 9 और 10 मंथ्स में, उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। और गोइंग फॉरवर्ड भी हम उसी के ऊपर काम करेंगे। हमारा जो लोन क्वालिटी है वो बढ़िया हो रहा है, और क्रेडिट कॉस्ट आप देखेंगे तो हमारा क्रेडिट कॉस्ट जो है बिलो 0.97% हो गया। एंड जो मेजर्स हमने लिए हैं पिछले 10 महीने में, उसका ये सब जो है ये फल दिख रहा है हमको। और इन ऑल डायरेक्शन हम लोग काम कर रहे हैं। जो ये अंडरराइटिंग जो क्वालिटी है उसको भी हमने इम्प्रूव किया है, और दूसरे मेजर्स जो मॉनिटरिंग जो लोन्स का है उसको भी हमने बढ़ाया है। और ऐसे सेक्टर्स में जहां स्ट्रेस है उसमें हम अपने को रिस्ट्रिक्ट किया है। इस ढंग से हम अपना लोन क्वालिटी जो है उसको अच्छा कर रहे हैं। तमाम फ्रंट्स पे नतीजे अच्छे हैं। देखिए, अगर हम एनआईएम्स की बात करें, 9,417 करोड़ का आंकड़ा है, जो 9.5% की बढ़त यहाँ पे दर्ज हुई है। ओवरऑल अगर हम पब्लिक सेक्टर लेंडिंग ग्लोबल बिजनेस की भी बात करें तो इसमें भी 9.87% का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। रिटेल लेंडिंग पोर्टफोलियो जिसमें हमने देखा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में लगभग 12.14% की बढ़त आई है, इसमें अब आपने और कितना फोकस करना है? एक तो आपका लेंडिंग पोर्टफोलियो जहाँ पर हमने 12% की बढ़त दर्ज होते हुए देखी। हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो की बात करें तो वहां पर भी 12% के आसपास की ईयर ऑन बेसिस की बढ़त जो है वो दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है आंकड़ों में। आपका फोकस सर इनको आगे बढ़ाने को लेकर अब क्या क्या है रडार पर? चलिए, मेरे ख्याल से भवेंद्र जी हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन जैसे तरह कि मैं आंकड़ों की बात कर रही थी, हम यहाँ पर अगर निम्स की बात करें 9,417 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है, और जिस तरह से यहाँ पे अपटेक आता हुआ दिखाई दिया है ओवरऑल लेंडिंग बिजनेस में और इवन डिपॉजिट्स बिजनेस में, अगर हम देखें तो ये आंकड़ा भी पिछले साल के मुकाबले इस बैंक ने अच्छा ही रिपोर्ट किया हुआ है। और एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ की अगर हम एक आंकड़ा देखें तो लगभग 9.5% के आसपास ईयर ऑन ईयर इस तिमाही में दर्ज होता हुआ दिखाई दिया है। तमाम फ्रंट्स में हमने बैंक ने अपने ब्रांचेस में भी इजाफा किया है, साथ ही ओवरसीज़ लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई में भी इनके 3 ब्रांचेस है। और आने वाले तिमाहियों में क्या कुछ एडवांसेस होने वाले हैं, इस लिहाज से भी हमें आगे चलकर पता चलेगा। बहरहाल हम दर्शकों के सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं, और कन्हैया लाल अग्रवाल ने हमें व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल भेजा है, और इनका सवाल आईसीआईसीआई बैंक पर है। 240 रुपये 50 पैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी बाइंग जो है आज के सत्र में कर रखी है। अविनाश जी, आपके पास आऊँगी। 240 की बाइंग है हमारे दर्शक की, और शानदार मुनाफे पर भी बैठे हैं। हमें नज़रिया नहीं पता, क्योंकि दिग्गज प्राइवेट बैंक कंपनी है, जितना लंबा हो सके आपको रुकना चाहिए, निवेश के तौर पे इस तरह की खरीद का इस्तेमाल करना चाहिए सर। लेकिन अभी मुनाफे में क्योंकि बैठे हैं, अगर पार्ट प्रॉफिट बुक करना हो तो क्या आप सलाह देंगे? बिल्कुल कविता, मुझे लग रहा है कि देखिए इन्होंने जिस प्राइस पे खरीदा है ऑलमोस्ट 5 गुना इनका कैपिटल बढ़ गया है। तो डेफिनेटली आई थिंक कैपिटल निकाले। और बैंक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छे नंबर्स Q3 के लिए बैंक ने डिक्लेयर किए थे। ऑन ऑल फ्रंट्स एनआई ग्रोथ देखिए, एसेट क्वालिटी देखिए, इनके जो सब्सिडरीज है उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो अगर नजरिया 6 से 12 महीने है तो मुझे लग रहा है कि 1100 का एक मीडियम टर्म फेयर वैल्यू बन सकता है। बट एटलीस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी निकाले, अपना कैपिटल फ्री करे, और डेफिनेटली बाकी के शेयर्स आई थिंक मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं।
ठीक है, मीडियम टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह है, लेकिन ये जान लेते हैं कि ऑप्शंस में आपके लिए मौके आज कहाँ बन रहे हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। नीतलेश पावस्कर हमारे साथ हैं। नीतलेश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कहाँ पर कमाई होगी आज? देखो, लग रहा है कि कोल इंडिया में एक हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो चुका है। मैंने एक 390 का पुट ऑप्शन फरवरी का 18.50 रुपए के आसपास सजेस्ट किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कनेक्ट नहीं हो पाया, तो अभी 21 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। क्वांटिटी को कम करके 20 रुपए 50 पैसे यहाँ पे लिया जा सकता है। 18 रुपए का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ट्रेड करना चाहिए, जो मैंने पहले 15 रुपए का सजेस्ट किया था। तो 18 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो 24 रुपए और सेकंड टारगेट होगा 27 रुपए। ठीक है, कोल इंडिया को लेकर ये व्यू है नीतलेश का, और ऊपरी स्तरों से हम प्रेशर देख भी रहे हैं कोल इंडिया के शेयर में। ये बढ़िया स्ट्रेटजी आपके लिए नीलेश की तरफ से। कोल इंडिया का 390 वाला पुट खरीदना है 18 से 18.5 रुपए के बीच में, स्टॉप लॉस 15 रुपए का और टारगेट होगा 24 रुपए का और 27 रुपए का पुट खरीद के। पुट खरीदना यानी कि शेयर में मंदी को लेकर व्यू बनाना, और जिस तरह से शेयर नीचे आ रहा है तो ये स्ट्रेटजी काम भी आपके लिए कर जाएगी। अधिकतम मुनाफा 12,000 और या फिर 14,000 उसके ऊपर, और अधिकतम नुकसान होगा वो 7,000 का होगा। ठीक है नीतलेश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन कुछ तकनीकी व्यवधान से जिससे बातचीत कंप्लीट नहीं हो पाई थी। हमारे पास सवाल तो और सारे थे, लेकिन संपर्क टूट गया था। हमारे साथ बैंक के ईडी भविंद्र कुमार जी फिर से जुड़ गए हैं। भविंद्र जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सर, जैसा कि कविता बता रही थी कि आपने 3 ओवरसीज ब्रांचेस भी खोले हैं, लंदन में, न्यूयॉर्क में, दुबई में। आप बताएंगे कि किस तरह के ट्रैक्शन की, किस तरह की आय की आप वहां से उम्मीद करके चल रहे हैं, और टोटल आपके अब्रॉड में जो ब्रांचेस हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? वो हमारी 3 ब्रांचेज है और एक सब्सिडरी है तंजानिया में, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है ये सरजाह में। तो हमारा इस ढंग से हम काम कर रहे हैं अब्रॉड, जो बाहर 3 जो ब्रांचेज है वो नॉर्मल ब्रांच है, और अभी हमने गिफ्ट सिटी में ब्रांच खोला है। इट विल बी द सेम एज ए फॉरेन ब्रांच। बढ़िया सर, मतलब अच्छा लगता है। जो भी विदेश जाते होंगे तो अपने देसी जो बैंक है उनके होर्डिंग्स, उनके ऑफिसेज देख के लोगों को बढ़िया फील होता होगा। सर, एक और चीज़ आप जरा बता दीजिए कि आपने बोला कि जो स्ट्रेस वाले जो सेक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा आप अवॉइड कर रहे हैं, तो आप जरा बता पाएंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको आगे थोड़ा सा पेन दिख रहा है और उनको लेंडिंग आप थोड़ा सा नजरअंदाज करें, थोड़ा कम कर रहे हैं? जहां तक कैनरा बैंक का सवाल है, हमने कहीं रोका नहीं है एक्चुअली। स्ट्रेस इन द सेंस, जैसे पर्सनल लोन जो सेगमेंट जिसमें रिस्क वेटेज जो बढ़ा है, वो जो भी है वो हमारे पास वही लोन्स है जिसका सैलरी हमारे पास आता है। और एनबीएफसी में हमने कुछ जो 40 और सम बेसिस पॉइंट हमने बढ़ाए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके कारण कुछ जो है सो ये ट्विकिंग हो रहा है। सम मींस वी आर द फर्स्ट बैंक, हम लोग पहली बैंक थे जिसने रेट बढ़ाया आफ्टर रेगुलेटर्स इंक्रीज इन द रिस्क वेट। तो करीब 40-42 बेसिस पॉइंट जो हमने बढ़ाए, उसके ऊपर हमारा जो है कुछ एनबीएफसीज में कुछ हमारा जो है डाउन हुआ है, प्रीपेमेंट हुआ है। सर, एक और आखिरी सवाल, अगर हम आपके में निम्स की यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। और जहां तक दूसरे सेक्टर्स का है, तो हम लोग वी आर ऑल नॉर्मल लेंडिंग कर रहे हैं। और रैम जैसा कि आप देखते हैं, रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई, तो हमने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, और आगे भी गोइंग फॉरवर्ड भी हमारा ग्रोथ उसी लाइन पे रहेगा। एंड डबल डिजिट का जो हम टारगेट कर रहे हैं, जो हमारा गाइडेंस था, उसको हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो गाइडेंस मेंटेन रहेगी और ग्रोथ थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो सर, हम मान के चलें कि जो निम्स आपके हैं 3% के आसपास की, वो स्टेबल है। इसमें हम थोड़ा सा और उछाल देखेंगे आने वाली तिमाही में? नहीं, अभी जो लिक्विडिटी का थोड़ा सा स्ट्रेस है, तो उसका प्रभाव ये कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे पड़ रहा है। तो वो चैलेंज है हमारे पास। तो इसीलिए हमारा जो गाइडेंस है निम का, वो 2.9 to 3 इसके बीच में रहेगा ये। और बिकॉज हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है
वो कम हुआ है। जैसा कि आप देखेंगे इट इज बिलो 1%, 0.97%। तो उसका इम्पैक्ट हमारे निम पे है, और वी हैव नॉट गॉन डाउन। जो हमारा 3.02 का था वो अभी भी सिक्वेंशियली भी हमने मेंटेन किया है उसको, और YOY 9 बेसिस पॉइंट जो है बढ़ा है रादर। चलिए भवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय निकाला आपने और नतीजों के तमाम पैमाने पर आज हमसे बात की और दर्शकों से भी आप मुखातिब हुए हैं, धन्यवाद। हम लेकिन आगे बढ़ेंगे और हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आर्यन अटवाल। आर्यन नमस्कार, बताइए आपने कौन कौन से स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? जी मैम, अपने पास SBI और RVNL है। रेट्स बताएंगे मुझे? SBI मैम 615 की बाइंग पर है। ओके। और अपने पास मैम RVNL 180 की बाइंग पर है। 180 पर है RVNL? 180 पर भी है और 280 पर भी बाई कर रखा है। ओके। दोनों में आपने अपना नजरिया क्या बना के रखा हुआ था? जी मैम, अपना नजरिया है कि बजट बाद तक का मैम 1 से 2 महीने होल्डिंग। 1 से 2 महीने का ही नजरिया है आपका। स्नेहा क्या मेरे साथ जुड़ी हुई है? हेलो स्नेहा, SBI 615। ये एसबीआई अगर आप देखें तो रिसेंटली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखी है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा और प्रेशर आ सकता है और मे बी हम 580 के जोन पर भी आ जाए। तो आई वुड से करके कि ओवरऑल ऐसा नहीं करके कि चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही खराब है, बट मुझे लग रहा है कि रिसेंटली जिस तरह का फॉल दिखा है और ओवरऑल जिस तरह के निफ्टी और बैंक निफ्टी में जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा और प्रेशर रह सकता है। बट जब तक एटलीस्ट ऑन दी लोअर साइड, जब तक ये 550 560 जोन को होल्ड कर रहा है ऑन अ लॉन्गर होराइजन, मेरा मानना है करके कि चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो वो होल्ड कर सकते हैं, बट अगर वो 550 ये जोन के नीचे आ रहा है तब इसमें थोड़ा सा दिक्कत की बात रहेगी। हालांकि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं अगर उन्होंने कोई पोजीशन ली है तो आई थिंक उन्हें थोड़ा सा एग्जिट करने की सलाह होगी, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा और पेन हो सकता है इस काउंटर में। ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इफ एनीवन, देन इन दैट केस यू कैन होल्ड इट। स्नेहा, RVNL पर भी ये कह रहे हैं कि इन्होंने 180 और 280 भी जानकारी दी है हमें। जी, ओवरऑल ये काउंटर ने काफी स्ट्रॉन्ग रैली दी है। अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस था अराउंड 190 टू 100 की जोन के आसपास, जो कि काउंटर ने सरपास किया। उसके बाद बहुत ही शार्प अपमूव दिखी है। वॉल्यूम बेस्ड बाइंग है, तो अब मेरा मानना है कि स्टॉक में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ी और अपसाइड ही है। अगर एक स्टॉप लॉस लगाना है दैट शुड बी मेंटेन अराउंड 265। तो 265 का एक स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए किसी ने अगर लॉन्ग पोजीशन है। अपसाइड में जब भी काउंटर जो रिसेंट हाई है 340 45 पर निकाल देता है, इसमें काफी शार्प मूव आ सकता है, व्हिच कैन एटलीस्ट ब्रिंग इट टुवर्ड्स 370 375 आल्सो। ठीक है, RVNL 300 रुपये के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। 1.5% की तेजी आज भी है, इसको होल्ड करने की सलाह है। नागपुर से अमित खरे को जोड़ेंगे अपने साथ। अमित, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? जी सर, बढ़िया सर, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये था कि मेरे पास इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर्स हैं 6500, एवरेज प्राइस इज 42 रुपीज एंड 70 पैसे। तो इसमें क्या करना चाहिए? ठीक है, कोई और शेयर आपके पास? हाँ जी, HDFC बैंक है। हेलो जी, हाँ HDFC बैंक भी है मेरे पास। जो HDFC बैंक में अमित जी आपकी खरीद कब की है? लास्ट वीक की। ठीक है, तो HDFC बैंक में थोड़ी नई होल्डिंग है। अविनाश जी, HDFC बैंक को पहले हम आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में प्रश्न है कि किस तरह की ग्रोथ होगी, क्योंकि एक मार्जिन वाला कंसर्न है। हालांकि सोर्सेज के हवाले से हमें पता चला है कि बैंक का ये मानना है कि ये जो भी चिंताएं ग्रोथ को लेकर हैं वो अस्थायी हैं और ये कुछ तिमाहियों में ये दूर हो जाएंगी। आप किस तरह से देख रहे हैं बैंक को? देखिए, क्वालिटी को लेकर कोई शक नहीं है, स्केल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलें कि अब ये 1400 रुपये के आसपास, इसके नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से सुधार दिखाएगा ये। देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि HDFC बैंक की क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है।
मुझे लग रहा है कि बैंक स्टेडी ग्रोथ जरूर दिखाएगा, लेकिन एक बात आपको समझनी है कि अभी जो ग्रोथ कोशेंट है एचडीएफसी बैंक का, वो काफी हद तक थोड़ा सा इम्पैक्ट हो चुका है, क्योंकि अभी काफी दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ गए हैं, कंपटीशन बढ़ा है। तो अभी आने वाला जो जो रोड मैप रहेगा एचडीएफसी बैंक का, वो काफी चैलेंजिंग रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर नजरिया आपका 1.5-2 साल है, तो ही आपको अच्छा पैसा एचडीएफसी बैंक में बनेगा। अगले 1-2 क्वार्टर्स हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर हो, डिपॉजिट ग्रोथ अगर स्लो डाउन होता है, तो निम्स में थोड़ी-सी कठिनाई आ सकती है। तो आपकी शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा री-रेटिंग आने की संभावना नहीं है। हालाँकि इन्होंने हफ्ते भर पहले ही खरीदा है, तो अगर नज़रिया 1.5-2 साल का है, तो ही आप अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इसमें कमा सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं कि लॉन्गर टर्म में एचडीएफसी बैंक बाउंस बैक करेगा, कंसोलिडेशन के भी बेनिफिट्स इनको मिलेंगे। बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में कोई इसका नंबर्स पे असर होगा, ऐसा लगता नहीं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना पालें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बढ़िया है। आप 1-1.5 साल का समय दीजिए, आपको मुनाफा ज़रूर कमा के देगा। दूसरा इनके पास जो शेयर था वो था आईओबी का, और हमने देखा है कि 20 रुपये वाला शेयर 50 रुपये तक भी गया। वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा कह सकते हैं कि 3-4 महीने से एक सुस्ती के दौर में है। हालांकि अविनाश जी, नंबर्स अच्छे आए हैं, इससे क्या उम्मीदें रखें? नहीं, देखिए छोटे पीएसयू बैंक्स में मुझे लगता है कि ग्रोथ कोशेंट काफी अच्छा आएगा, क्योंकि बहुत समय के बाद ये रिकवरी इंडियन ओवरसीज बैंक में आया है। मुझे याद है कि एक समय था जब इनकी एसेट क्वालिटी बहुत ही खराब थी, लेकिन अभी नंबर्स इंप्रूव हो चुके हैं, और जैसे जैसे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है, डबल डिजिट्स में है, इसका असर डेफिनेटली आईओबी जैसे बैंक्स को भी फायदेमंद होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि इन्होंने इस कॉस्ट पे ही खरीदा है, मार्केट प्राइस भी मोर और लेस सेम है। तो यहाँ पे कम से कम 12-15 महीने का व्यू दे दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का स्पेंडिंग हो रहा है। अभी आने वाले बजट में भी काफी बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे, प्राइवेट कैपेक्स बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगले 12-15 महीने का आउटलुक पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे होल्ड करे। हालांकि स्टॉक थोड़ा स्लो मूवर है, थोड़ा सा ऊपर से गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग आपने देखी है, लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी काफी अच्छे हैं, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। ऐसे 15 महीने तक का आपको व्यू लेना चाहिए, थोड़ा होल्ड करना चाहिए। स्टॉक स्लो मूवमेंट में है और इसीलिए आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। लखनऊ से शिव का सवाल लेंगे व्हाट्सएप पर, और बजाज हिंदुस्तान शुगर पे इनका सवाल है। दरअसल 2 स्टॉक्स पे इनका सवाल है, ये और एमटीएनएल पर भी, और 15 रुपये की खरीद ही अपनी बता रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर में। स्नेहा, मैं आपके पास आऊँगी, शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू आपका क्या बनता है इसमें, बताइए। अगर आप ये काउंटर देखें तो काफी अच्छा करेक्ट हुआ है। और हायर साइड जब आप देखेंगे 35 से करेक्ट हुआ है टुवर्ड्स एटलीस्ट 25 तक। अगर आप देखें तो ये 89 ईएमए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिनों में काफी अच्छा अप हुआ है, मे भी आज भी 5% ऊपर है। मुझे लग रहा है करके कि यहाँ से तेजी कंटिन्यू हो सकता है। 29-30 ये जोन एक लेवल है, अगर इस लेवल को सरपास करता है तो इसका ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी ठीक हो जाएगा, और पॉसिबिलिटी है करके कि फिर से अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करे। तो आई वुड से करके कि अगर किसी के पास लॉन्ग है तो जब तक ये 24-25 लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसे होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने की सलाह। स्नेहा, एमटीएनएल भी, और बाइंग प्राइस ये कह रहे हैं इनकी 21 रुपये है। तो अगर ये काउंटर अगर आप देखें तो यहाँ पे इनके बाइंग लेवल्स काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट एक रेजिस्टेंस था 33-34 के आसपास, जो कि काउंटर ने एक कंसोलिडेशन के बाद सरपास किया है। काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव आया है रिसेंटली, नियरली 18-19% के ऊपर है ये काउंटर इस हफ्ते। तो मेरा मानना है कि इसमें भी अपमूव कंटिन्यू हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक तेजी करता है, तो यहाँ से एटलीस्ट आप 60 तक के लेवल, 60-65 के भी लेवल देख पाएंगे। तो आई वुड से नो हार्म इन होल्डिंग, जब तक अगर आपकी काउंटर एटलीस्ट 37 ऑन द क्लोजिंग बेसिस आप एक स्टॉप लॉस लगा लें, इसके ऊपर जब तक ट्रेड करता है इसे होल्ड करें। लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह। इसी के साथ योर स्टॉक को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। अविनाश जी और स्नेहा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे और अभिषेक को भी इजाज़त दें।